हेलो दोस्तों। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक तो हो गया आपका पंचायत वाला जो हिस्सा वो हो गया, और दूसरा हो गया आपका म्युनिसिपैलिटी वाला। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पंचायत से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ पंचायत से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उसको हम दोस्तों कवर करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो है, पंचायत का जो जिक्र है वो किस अनुच्छेद में किया गया कि पंचायत होना चाहिए, तो ये आर्टिकल 40 में है। दूसरा जो है, पंचायत को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी कि संवैधानिक दर्जा जो है किस अनुच्छेद में मतलब दिया गया है, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है दोस्तों। किसको जो है मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके फादर के रूप में जानते हैं, यानी कि स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जानते हैं। तो ये लॉर्ड रिपन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज को जो है किस भाग में बताया गया है। अब दोस्तों मैंने तैयारी अपनी चालू ही की थी और यूपी में ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने क्या कर दिया था, पार्ट 11 कर दिया था। तो ध्यान रखना है कि अगर आपको भाग पूछेगा तो जवाब क्या होगा, पार्ट 9। लेकिन अगर आपको अनुसूची पूछेगा, शेड्यूल, तब जाके जवाब होगा 11। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार देखना है दोस्तों और पढ़ना समझना है। अगर पूछेगा कि पंचायती राज को किस भाग में बताया गया, पार्ट में, जो लोग पुराने हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों। तो पार्ट 9 हो जाएगा भाग में पूछेगा तो, और अगर पूछेगा कि किस शेड्यूल में, किस अनुसूची में जिक्र है, तो आपका 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी शुरुआत जो है किस कमिटी के संस्तुति पे हुई थी। तो जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में बनी थी, और इसके संस्तुति पे जो है 1959 नागौर राजस्थान में जो है सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की गई। हालांकि सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मैंडेटरी नहीं था ना कि स्टेट जो है मतलब उनको पैसा दें प्लस सीट रिजर्व करें, इसलिए फेलियर हो गया। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति के बाद कौन सी समिति आई थी, अशोक मेहता समिति। इसने क्या कहा था कि जो पंचायत है वो 3 टायर नहीं 2 टायर होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए वो कौन सी समिति थी जिसने मतलब द्विस्तरीय पंचायत की बात कही थी। तो अशोक मेहता समिति है। गांव के स्तर पे हो गया आपका ग्राम पंचायत, बहुत सारे गांव मिलके हो गए ब्लॉक, तो ब्लॉक इस पे हो गया आपका पंचायत समिति, ठीक है। और फिर बहुत सारे ब्लॉक मिलके हो गए डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट पे क्या हो गया, जिला परिषद। भारत में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई थी आपको 1952 में। इसको जो है पंचायत राज की तरफ पहला कदम मानते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसलिए बहुत से एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चालू हुआ। साथ ही साथ इसका एक और है नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, NES, तो वो कब चालू हुआ था, 1953 में दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सब भी जो है मतलब फेल रहा। क्यों? क्योंकि इसके जो मेंबर्स है वो इलेक्टेड नहीं थे, और फिर मतलब उनको पास पावर भी नहीं था, फाइनेंस भी नहीं था। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। तो LM सिंघवी कमेटी ने कही थी 1986 में। इसके पहले जो है एक और कमेटी आई थी GVK राव 1985 में। लेकिन जो संवैधानिक दर्जा देने की बात है कि मतलब पंचायती राज व्यवस्था तभी सुदृढ़ होगा अगर उसको जो है संवैधानिक उसको जो है दर्जा मिल जाएगा तब। तो ये बात पहले LM सिंघवी ने कही थी, और जो राजीव गांधी है उन्होंने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 64th संशोधन के दौरान जो है मतलब ये कोशिश की थी, लेकिन उनकी सरकार जो है गिर गई थी, इसलिए कर नहीं पाए थे। फिर बाद में थंगन कमेटी बनी थी, गाडगिल कमेटी बनी थी। तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी जो कमेटी है उसने संवैधानिक दर्जा की बात मतलब पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की बात नहीं कही। तो उसमें दे देगा 4 नाम, LM सिंघवी कमेटी, थंगन कमेटी, गाडगिल कमेटी और GVK राव कमेटी। तो ध्यान है दोस्तों, GVK राव कमेटी ने नहीं कही थी, ठीक है। सीक्वेंस क्या है, पहले आपका बलवंत राय मेहता समिति है 1957 में, फिर आपका जो है अशोक मेहता समिति है 1977 में, फिर आपका जो है GVK राव है 1985 में,
फिर एल.एम. सिंघवी है 1986 में, इसके बाद जो है थंगन कमेटी है, और उसके बाद जो है गडगिल कमेटी है 1988 में। ठीक है, तो यहां पे हमने आपसे क्या बताया कि किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, तो एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी के अलावा और कौन कौन से हुए, थंगन कमेटी और गडगिल कमेटी, उन दोनों कमेटी ने भी पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। लेकिन सबसे पहले कौन, सबसे पहले जो है एल.एम. सिंघवी। क्वेश्चन नंबर 9, किस संशोधन से जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया मिला, तो 73rd अमेंडमेंट, जो कि 1992 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993। तो ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर आपको पूछेगा कि जो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला ये लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 1993 में। लेकिन अगर आपको बस पूछा कि 73rd अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1992 में। और इस बार 66 बीपीएससी में पूछा गया था कि जो 73rd अमेंडमेंट है उसका प्रीकर्सर मतलब क्या था, उसमें दे दिया था 62, 63, 64, 65। तो क्या था दोस्तों, 64th अमेंडमेंट जो है इसका प्रीकर्सर था। हालांकि राजीव गांधी की सरकार गिर जाती है तो इसको ये पास नहीं करवा पाते हैं लोकसभा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 66 बीपीएससी में पूछा गया, और मतलब मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ, मेरा भी जो है क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो 73rd अमेंडमेंट है उसके पहले जो है किससे कोशिश की गई थी, 64th अमेंडमेंट से कोशिश की गई थी दोस्तों। लेकिन राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी तो हो नहीं पाया था। एक बार फिर से देख लेते हैं, पंचायत का जिक्र जो है किस आर्टिकल में किया गया है कि पंचायत होना चाहिए, ये आर्टिकल 40 में है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही था संविधान में, क्योंकि जो गांधी जी हैं वो ग्रास रूट लेवल में बिलीव करते थे, और उनका यही मानना था कि जो सच्चा भारत है वो गांव में रहता है। अभी भी देखिए मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है दोस्तों, और जब तक पंचायत सुदृढ़ नहीं होगा तब तक भारत जो है मतलब विकास नहीं कर पाएगा। मतलब जब तक भारत और इंडिया का जो गैप है वो नहीं होगा, मतलब जो ग्रामीण भारत है उसको आप भारत कह, मतलब ग्रामीण जो इंडिया उसको आप भारत कह सकते हैं, और जो अर्बन इंडिया है वो तो इंडिया हो गया। तो जब तक उसके बीच का जो गैपिंग है वो नहीं फुलफिल होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अब यहाँ पूछा गया है कि जो पंचायत है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया, मतलब किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 से 243 तक है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसको जो है मॉडर्न इंडिया का फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज पूछा जाता है तो हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। पंचायती राज को किस भाग में बताया गया है, तो भाग 9 में। ठीक है, और पंचायती राज को किस अनुसूची में, शेड्यूल में बताया गया है, तो यहाँ पे 11वीं अनुसूची होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, नए स्टूडेंट जो हैं खासकर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। भाग पूछेगा पार्ट तो 9, और अनुसूची पूछेगा तो 11। उसके बाद जो है भारत में जो पंचायती राज की शुरुआत हुई वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई, तो बलवंत राय मेहता समिति के रिकमेंडेशन पे, जो कि 1957 में बनी थी। और फिर 1959 नागौर राजस्थान में जो है सबसे पहले पंचायती राज चालू हुई। उसके बाद वो मतलब सफल नहीं रहा तो अशोक मेहता समिति को बनाया गया कि देखिए क्या इसके कारण है। अशोक मेहता समिति ने जैसे कि 3 टियर की बात कही थी बलवंत राय मेहता ने, तो अशोक मेहता ने कहा कि नहीं इसको 2 टियर कर दीजिए। हालांकि सरकार ने इसको नहीं माना। उसके बाद पंचायती राज की तरफ जो पहला कदम है उसको किसको मानते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1952 में। और इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है NES, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, वो कब हुआ था, 1953 में। किस समिति ने सर्वप्रथम जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी, तो आपका एल.एम. सिंघवी कमेटी है 1986 में। हालांकि एल.एम. सिंघवी कमेटी के बाद जो है थंगन कमेटी और गडगिल कमेटी ने भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। एल.एम. सिंघवी ने बात कही थी, लेकिन जब राजीव गांधी ने 64th अमेंडमेंट मूव किया तो फिर उनके बाद में जो सरकार ही गिर गई, तो ये नहीं हो पाया। और एल.एम. सिंघवी के पहले और कमेटी कौन बनी थी, GV.K. राव कमेटी। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, बलवंत राय मेहता समिति सबसे फर्स्ट 1957 में, फिर अशोक मेहता समिति 1977 में, फिर GV.K. राव समिति 1985 में, और फिर एल.एम. सिंघवी जो है 1986 में।
किस संशोधन से जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? ये तो आप जानते हैं 73rd, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज क्या होते हैं, आपको ये बोलेगा कि इसको 73rd अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट कब किया गया, तो 24 अप्रैल 1993 को। लेकिन ये अधिनियम मतलब बदलाव कब हो चुका था? 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती दिवस मनाते हैं दोस्तों। और 66 बीपीएससी में पूछा था कि जो 73rd अमेंडमेंट है उसका प्रीकर्सर मतलब क्या था, कोशिश कहां से चालू हुई थी? तो 64th अमेंडमेंट से चालू हुई थी राजीव गांधी के द्वारा, लेकिन उनकी सरकार गिर जाती है और लोकसभा में ये अमेंडमेंट पारित नहीं हो पाता है। तो ये क्वेश्चन मतलब गूगली था और मैक्सिमम लोगों ने जो है बीपीएससी के एग्जाम में इसको नहीं अटेम्प्ट कर पाया, मैंने भी दोस्तों नहीं कर पाया इसको। अब आइए हम समझते हैं कि जो पंचायती राज से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उसको कैसे ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे बीपीएससी में ये भी पूछा गया था कि जो पंचायती राज है उसके अंदर 29 सब्जेक्ट आते हैं, वो कौन से आर्टिकल में? ऑप्शन दे दिया था 243E, 243F, 243G, 243H, और मुझे जो है अच्छे से ये याद ही नहीं था, तो फिर जो है मैंने 243H मारा और मेरा जो है गलत हो गया। तो इसलिए दोस्तों ये पंचायत संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उसको आपको याद रखना जरूरी है और हम यहाँ पे आपको अच्छे से समझाएंगे। जैसे 243 में तो डेफिनेशन हो गया, ठीक है। 243 में पहले क्या बात किया गया है? ग्राम सभा का जो भी लोग 18 साल से ऊपर है वो सब लोग जो है ग्राम सभा के जो है सदस्य होंगे, और ग्राम सभा जो है फिर एक ग्राम पंचायत का गठन करेगी, ठीक है। तो 243A हो गया ग्राम सभा के बारे में, 243B हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायतों का गठन। अब गठन करना है तो आप क्या देखेंगे कि गठन किस हिसाब से होना चाहिए, कॉम्पोजिशन, ठीक है, कितने लोग होने चाहिए, ठीक है। तो 243C हो गया कॉम्पोजिशन, पंचायतों का संरचना। पहले ग्राम सभा होगा, क्योंकि जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं सब ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ग्राम सभा जो है वो पंचायत का गठन करेगी 243B में। उसके बाद 243C में क्या होगा? पंचायतों की संरचना होगी। अब क्या है जी कि मान लीजिए आप गांव में जानते ही हैं कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन कितना ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए कोई राजपूत का गांव है अगर, तो वहाँ जो वीकर सेक्शन है उसको तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। और अपना सोसाइटी जो इंडिया वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो महिलाओं को भी आगे आने का मौका नहीं मिलेगा। तो 243D में क्या कर दिया गया है जी? सीटों का आरक्षण कर दिया गया, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। SC, ST, विमेन, बैकवर्ड क्लास 33%। लेकिन अभी बहुत से राज्य हैं जो महिलाओं के लिए 50% सीट रिजर्व कर दिए हैं। तो देखिए, उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा यहां से लेके यहां तक। 243 में तो परिभाषाएं हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 243A में बात किया गया पहले ग्राम सभा का, जो भी सदस्य 18 साल से ऊपर होंगे वो सब ग्राम सभा के सदस्य होंगे, और वो लोग जो है फिर पंचायत का गठन करेंगे। 243B में पंचायत का गठन तो होगा, लेकिन गठन करने के लिए आपको उसका कॉम्पोजिशन तय करना होगा। तो जो संरचना है वो किस में हो गया? 243C में। अब हम क्या बोले कि गांव में जो है एक पर्टिकुलर समुदाय का जो है दबदबा रहता है। कोई गांव जो है ब्राह्मण का होता है, कोई राजपूत का होता है, कोई यादव का होता है। ऐसे मतलब पर्टिकुलर गांव जो है वहां पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का दबदबा रहता है। तो वहां जो वीकर सेक्शन उनको तो मौका नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए 243D में किया गया कि चाहे कैसा भी गांव हो, चाहे ब्राह्मण का गांव हो या राजपूत का गांव, कैसा भी गांव हो, उस गांव में जो दलित हैं और जो महिलाएं हैं या फिर जो अनुसूचित जनजाति हैं, जो भी बैकवर्ड क्लास है, उनको जो है सीट्स उनका रिजर्व्ड होना चाहिए। अब 243E, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें जो है पंचायत की अवधि मतलब 5 साल के लिए रहेगी, वो बताया गया। साथ ही ये भी बोला गया कि इन केस अगर 5 साल से पहले किसी वजह से जो है पंचायत अगर डिसॉल्व होती है तो 6 महीने के अंदर जो है उसका चुनाव होना चाहिए, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत और उसके बारे में बात किया गया है। उसके बाद F में जो है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स है, निहालता जो है, ठीक है, निहलता कि किस किस केस में जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई मतलब कुछ उन्होंने क्राइम किया है, उसके अंदर उनको सजा मिलती है, जैसे अभी 2 साल से ज़्यादा अगर सजा मिलती है तो तुरंत उनकी जो है मेंबरशिप चली जाएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ज़बरदस्त डिसीजन दिया कि अगर किसी को भी ठीक है, कोई भी जैसे MLA हुए, MP हुए
या फिर कुछ वैसा डिग्नेटरी जिनको 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है, तो उनका जो है मेंबरशिप चला जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ स्टेट कानून ने कुछ वैसा बनाया है नियम, तो ये 243F जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप की बात करती है। यहां तक तो दोस्तों आपको क्लियर होगा, ए से लेके ई तक। ए में बात किया है कि ग्राम सभा होगा, बी में बात किया है पंचायतों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, फिर उसका संरचना कॉम्पोजिशन कैसा होगा, फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, फिर ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ठीक है। इसमें जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए पंचायत में जो सीटों का आरक्षण है उसका जिक्र किसमें किया गया है। तो अगर आप पढ़े हैं तो आप तो तुरंत 243D मार देंगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं फिर तो बहुत मुश्किल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बीपीएससी में क्या पूछा गया था, बीपीएससी में पूछा गया था कि जो पंचायत के अंदर 29 सब्जेक्ट्स आते हैं उसका जिक्र किस अनुच्छेद में है, और ऑप्शन दे दिया था आपका 243E, 243F, 243G और 243H। कंफ्यूज हो गया था मैं, लेकिन सही जवाब क्या हो जाएगा 243G। इसमें क्या बताया गया है, पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, ठीक है। उसका क्या पावर है, क्या उत्तरदायित्व है, क्या जिम्मेवारियां हैं वो बताया गया है। 243H में बताया गया कि पंचायत को कुछ टैक्स लगाने का भी पावर है, साथ ही साथ उसके फंड के बारे में बात की गई है। फिर आपका 243I बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें राज्य वित्त आयोग के बारे में बात की गई है कि राज्य वित्त आयोग जो है ये तय करेगा कि कितना फंड जो है स्टेट, पंचायत और म्यूनसिपल, मतलब यहाँ तो पंचायत है और फिर म्यूनसिपैलिटी का भी अलग जगह दिया गया है किसको देगा, लेकिन वो काम कौन करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 जो है वो वित्त आयोग की बात करता है दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो फंड है वो किसके पास आता है, सेंटर के पास, और जो स्टेट्स हैं वो फाइनेंशियली जो है डिपेंडेंट है केंद्र पर। तो आर्टिकल 280 जो है इसमें बताया गया है कि हर 5 साल पे जो है राष्ट्रपति को वित्त आयोग का गठन करना है। अभी जो है 15वां वित्त आयोग का गठन हुआ जिसके हेड कौन है, एनके सिंह। तो वैसे ही जो है राज्यों को टाइम टू टाइम जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करना है, राज्य वित्त आयोग का। और जैसे फाइनेंस कमीशन सेंटर लेवल पे क्या करती है, सेंटर से पैसा जो है स्टेट्स को देती है, वैसे जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो स्टेट से पैसा जो है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को देती है। फिर अब देखिए, मतलब फाइनेंस कमीशन तो हो गया, मतलब यहाँ पावर मिला, ठीक है, यहाँ हो गया उसको इम्पोज करने का। फिर हो गया आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग हो गया। अब ऑडिटिंग भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो जो ऑडिट है वो चीज किसमें बताया गया है, 243J में, कि ऑडिटिंग जरूरी है ताकि हेरफेर ना हो दोस्तों, ठीक है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। फिर 243K जो है इसमें पंचायत के इलेक्शन के बारे में जिक्र किया गया है, और इसी में जो है राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में जिक्र किया गया है। दोस्तों आप ये मत समझिएगा कि जो ये फाइनेंस कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये जो सेंट्रल लेवल पे फाइनेंस कमीशन होता है उसका भाई है या बहन है, ये अलग है। उसी तरह जो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, जो सेंटर पे आर्टिकल 324 में दिया इलेक्शन कमीशन, उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों। इसका काम जो है राज्यों में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी चुनाव कराना, बस, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो जिक्र है वो किस अनुच्छेद में है, तो 243K। तो यहां देखिए जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो पंचायत के अंदर 29 सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके अंदर 18 सब्जेक्ट आते हैं। तो जो पंचायत के अंदर 29 सब्जेक्ट आते हैं जिसपे कि वो मतलब कानून बना सकती है, तो ये किस में जिक्र है, 243G में है। फिर 243I बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें राज्य वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। और फिर 243K बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि राज्य चुनाव आयोग के बारे में बात की गई है दोस्तों। यहीं तक जो है ना मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, ए से लेके जो है के तक। ए में जैसे हमने आपको क्या बताया कि पहले जो है ग्राम सभा का गठन होगा, जो भी 18 साल से ऊपर है वो सब ग्राम सभा के सदस्य होंगे। फिर हमने बताया कि वो लोग मिलके, जो ग्राम सभा के सदस्य मिलके पंचायत का गठन करेंगे, ये किसमें दिया है, 243B में।
अब गठन कैसे होगा जी, उसका कॉम्पोजिशन हमको डिसाइड करना पड़ेगा, संरचना डिसाइड करना पड़ेगा। वो किसमें दिया गया है, 243C में। और जो है जैसे हमने बताया कि गांव में क्या होता है, गांव में क्या होता है कि अलग अलग समुदाय का दबदबा रहता है। जैसे कोई पंडित जी का गांव है तो वहां पंडित लोग का ही मोनोपोली चलेगा, जो राजपूत गांव है तो उनका ही मोनोपोली चलेगा। तो ऐसे में जो वहां वीकर सेक्शन होंगे, SC ST महिलाएं, उनको जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए 243D में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किया गया है। 243E में किया गया है ड्यूरेशन, ये पांचवा है, 1 2 3 4 5। तो पंचायत जो है 5 साल के लिए रहेगा। इन केस अगर बीच में डिसॉल्व होता है तो 6 महीने के अंदर वहां पे चुनाव कराना पड़ेगा। और F में फुटो, ठीक है, मेंबर्स को फूटने की बात की गई है कि मतलब डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, ठीक है। तो A से लेके आपका F तक हो गया। उसके बाद हम आपको यहां पे समझाएंगे G से लेके K तक। G में बात की गई है पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ठीक है, कि 29 सब्जेक्ट पे जो है मतलब कानून बना सकता है पंचायत। अब बनाएगा तो पैसे भी उसके पास आएंगे, तो उसके लिए जो है इसमें फंड का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे टैक्स भी लगा सकता है, उसका जिक्र किया गया 243H में। अब जो है चूंकि अब पैसे आ रहे हैं तो एक वित्त आयोग चाहिए उसको देखने के लिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। और जो है इसका ऑडिट होना चाहिए, वो मेंशन किस में है, मतलब पंचायत के अकाउंट का ऑडिट होना चाहिए, ये 243J में है। फिर इलेक्शन टू द पंचायत, ये जिक्र किस में है, 243K में। और इसी में जो है राज्य चुनाव आयोग का भी दोस्तों जिक्र किया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, 243G, 243I, 243K। अब बाद वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट में मतलब लिख दिया है। 243L हो गया कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है वहां भी लागू होंगे। उसके बाद 243M जो है कि मतलब ये कहीं कहीं अप्लाई नहीं भी होगा। जैसे कि पूछा जा सकता है कि किस किस राज्य में जो है पंचायती राज सिस्टम नहीं लागू होता है, तो क्या जवाब है आपका, आपका जवाब है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। उसके बाद 243N है कंटिन्यूस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत। जैसे कि जो जनजाति क्षेत्र है वहां पे पहले से जो है आप जानते ही हैं कि कुछ कुछ उनका अपना जो है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है, तो उनका जो चीज़ है कुछ कुछ कंटिन्यू रहेगा, वो मेंशन किया गया 243N में। और 243O में क्या दिया गया है कि जो कोर्ट है वो इसके इलेक्शन के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेगी, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, ठीक है। 243L हो गया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू रहेगी। M हो गया कि ये एक साथ कुछ पार्ट नहीं अप्लाई होगा। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कहाँ लागू नहीं होती है, तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए इनमें से जो है किन राज्य में जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। नाम दे देगा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। पहले अरुणाचल प्रदेश में भी लागू नहीं होती थी, लेकिन बाद में संशोधन करके अब वहां पे लागू होती है दोस्तों। 243N हो गया कंटिन्यूस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, और 243O हो गया बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। अब जो जनजाति वाले क्षेत्र हैं दोस्तों, उनकी चूंकि अपने से स्थानीय स्वशासन व्यवस्था रही है, तो फिर भूरिया कमेटी बनाया गया और 1996 में फिर पेशा कानून आया दोस्तों। झारखंड में अपने पेशा कानून लगता है और टोटल कितने राज्यों में है, 10 राज्यों में है। साथ ही साथ झारखंड में जो 24 जिले हैं, तो ये मत समझिएगा कि पूरे 24 के 24 जिले में पेशा कानून लगता है। पेशा कानून जो है 24 में से 13 जिलों में पूरी तरह से लगता है, और जो 3 जिले हैं वहां पे आंशिक रूप से लगता है। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको ये जो अनुच्छेद है पंचायत से संबंधित आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 243D रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, पंचायत में जो है वीकर सेक्शन SC ST बैकवर्ड क्लास महिलाओं के लिए आरक्षण। 243A ग्राम सभा। उसके बाद जो है आपका जो 29 सब्जेक्ट है जिसपे पंचायत कानून बना सकती है, 243G। फिर आपका राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो आपका 243I। उसके बाद राज्य
मतलब राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि पंचायत का और म्यूनसिपालिटी का चुनाव कराता है, बस इसका यही काम है। ये हो गया आपका 243K। ये सब मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दोस्तों,